दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में तीसरे राउंड की बातचीत का पहला और दूसरा चरण लगभग खत्म हो चुका है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक ही राउंड में दो अलग अलग चरणों में बातचीत हो रही है। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर अमेरिका ने इस बार कौन सी शर्तें रखी है और ईरान ने उन शर्तों पर क्या जवाब दिया है। इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पर दोस्तों, उससे पहले जमीन और समंदर में जो हालत इस वक्त बनी हुई है वो किसी से छिपा नहीं है और ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। जहां एक और अमेरिका का विशाल विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की सीमा से करीब 780 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ ओमान में पीछे हट चुका है, वही यूएसएस गलाड आर फोर्ड जो कि अब भी वही फंसा हुआ है जहां पहले था। वही दूसरी तरफ चीन की सैटेलाइट से जो तस्वीरें सामने आई है, इन तस्वीरों में अमेरिका का अल उदैद एयरबेस दिखाई दे रहा है, जहां से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने वाले कई टैंकर विमान को हटा लिया गया है। मतलब साफ है, या तो अमेरिका पीछे हट रहा है या फिर किसी बड़ी जंग की तैयारी करने में लगा हुआ है। दोस्तों, अमेरिका हमेशा से चाहता है कि पहला हमला अमेरिका ना करे बल्कि पहले इजराइल हमला करे, और जब ईरान इसका जवाब दे तो अमेरिका इजराइल की रक्षा के नाम पर इस जंग में कूद पड़े। वही अगर बात करें जेनेवा की, जहां इस वक्त तीसरे राउंड की बातचीत भी लगभग खत्म हो चुकी है, जिसमें अमेरिका ने 4 बड़ी शर्तें रखी है। पहला, ईरान को अपनी तीनों परमाणु साइट पूरी तरीके से खत्म करना होगा। दूसरा, जितनी भी समृद्ध यूरेनियम है यानी कि जो जमा किया हुआ यूरेनियम है वो अमेरिका को देना पड़ेगा। तीसरा, अमेरिका ने यह भी कहा है कि ये डील हमेशा के लिए होगी जिस पर भविष्य में कोई रिव्यू नहीं किया जाएगा। वही चौथा, ईरान को आगे कभी भी यूरेनियम जमा नहीं करने का वादा करना होगा। दोस्तों, जिस पर ईरान ने एतराज जताया है, आपको बता दें कि अमेरिका के अंदर इस वक्त हालात और भी ज्यादा बदतर बना हुआ है, जहां एक और सांसद में खुली झड़पें हो रही है, सड़कों पर खुलेआम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर अमेरिकी सेना टॉप जनरल खुद बता रहे हैं हमारी एयर डिफेंस मिसाइलें खत्म हो रही है। थाट और पैट्रियट सिस्टम का बड़ा हिस्सा पहले ही इस्तेमाल हो चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जेनेवा वार्ता में एक नया चेहरा सामने आया है, और वो चेहरा है जोनाथन पावेल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार है। मतलब साफ है, इस खेल में सिर्फ अमेरिका नहीं है बल्कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी भी शामिल है। और इतिहास गवाह है, जब जब ब्रिटेन किसी भी देश में गया है वहां एक नई जंग की शुरुआत की है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है, क्या ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं है, या फिर एक ऐसी जंग की शुरुआत होने वाली है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाली है। वही इसी बीच एक खबर ये भी है, अमेरिका का सबसे घमंडी और सबसे हाईटेक और सबसे महंगा जासूसी ड्रोन अचानक से आसमान में गायब हो चुका है। लेकिन गायब होने से पहले इस ड्रोन ने एक डराने वाले संकेत भी भेजे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वही ड्रोन है जो हजारों फीट ऊपर से दुश्मनों की हर छोटी हरकत को रिकॉर्ड करता है, सब कुछ देखता है और सब कुछ सुनता भी है। लेकिन इस बार खुद ये ड्रोन मदद की गुहार लगाने लगा है। जब ये ड्रोन खाड़ी इलाके में आसमान पर था तभी इसके सिस्टम में अलार्म बजने लगे और फिर ये ड्रोन रडार से हमेशा के लिए गायब हो गया। ऐसे में अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ ये एक तकनीकी खराबी थी या फिर किसी ने जानबूझकर इसे आसमान से उतार दिया। दोस्तों, बात यहीं पे खत्म नहीं होता, क्योंकि ठीक 2 दिन बाद एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है, जहां चीन ने ईरान को एक ऐसा खुफिया रडार दे दिया है जो अमेरिका की सबसे आधुनिक स्टेल्थ लड़ाकू विमान और परमाणु बम गिराने वाले बम वर्षक विमानों को भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से देख सकता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका का सबसे भरोसेमंद ड्रोन अचानक गायब हो जाता है और दूसरी तरफ चीन ईरान को ऐसी तकनीक भेज देता है जो अमेरिका की स्टेल्थ ताकत की अकड़ को तोड़ सकती है। दोस्तों, ऐसे में क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है? आपको बता दें कि जिस ड्रोन की बात हो रही है वो अमेरिका की आंख कान दोनों माना जाता है। इसके पंख एक बड़े यात्री विमान जितने लंबे होते हैं। ये ड्रोन लगातार 30 घंटे तक बिना रुके उड़ सकता है, हजारों किलोमीटर की दूरी तक निगरानी कर सकता है। इसका काम खाड़ी इलाके में
ईरान की हर गतिविधि पर नजर रखना था, चाहे पनडुब्बी हो, मिसाइल लॉन्चर हो या नौसैनिक जहाज, कुछ भी इसकी नजर से नहीं बचता। लेकिन 22 फरवरी को यह ड्रोन अबू धाबी के सैन्य अड्डे से उड़ा तो था, करीब 33,000 फीट की ऊंचाई पर गश्त भी कर रहा था, और तभी इसने अचानक इमरजेंसी सिग्नल भेजा और जिसके बाद से खामोशी छा गई। आपको बता दें कि ऐसे इमरजेंसी सिग्नल तभी भेजा जाता है जब इंजन फेल हो जाए या कंट्रोल सिस्टम जवाब दे दे या फिर कोई बाहरी ताकत ड्रोन पर कब्जा करने की कोशिश करे। और ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि 2019 में ईरान ने अमेरिका का ऐसा ही एक ड्रोन मार चुका है। उस वक्त ईरान ने खुलकर कहा था कि उसने अमेरिकी ड्रोन की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम समझ लिए हैं। वही अब फरवरी 2026 में अमेरिका ने भी ईरान के एक ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। मतलब साफ है, ये ड्रोन वार दोनों तरफ से चल रही है। ऐसे में अब सवाल यह है, क्या इस बार भी ईरान अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाएगा? अगर हाँ, तो अमेरिका इसका जवाब क्या देगा? वही अगला खबर इजराइल से है। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर इजराइल नाम का देश 14 मई 1948 को दिखाई देता है, लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होता। इससे ठीक एक साल पहले यानी कि नवंबर 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक बड़ा फैसला लिया था, जिसमें फिलिस्तीनियों की जमीन का एक बड़ा हिस्सा काटकर यहूदियों को दे दिया गया और कहा गया कि यहूदियों के पास कोई देश नहीं है। यूरोप और अमेरिका में उनके साथ जुल्म हुआ है, इसलिए उन्हें एक अलग देश चाहिए, और इसी सोच से एक नया देश बना इजराइल। दोस्तों, आज 2026 में इजराइल के बने सिर्फ 78 साल हुए हैं, लेकिन इसी इजराइल की संसद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर कहते हैं भारत और इजराइल की दोस्ती 2000 साल पुरानी है। यही से सवाल खड़ा होता है, भारत की सभ्यता तो हजारों साल पुरानी है और ये बात सच भी है, लेकिन 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई देश दुनिया के किसी नक्शे पर था ही नहीं, ना ही इतिहास में, ना ही किताबों में और ना ही किसी पुराने रिकॉर्ड में। बल्कि हकीकत तो ये है, आज जो लोग इजराइल की जमीन पर रहते हैं उनका उस वक्त जमीन से कोई पुराना रिश्ता कभी था ही नहीं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, यहूदी लोग दर बदर भटका करते थे, कभी ये मुल्क कभी वो मुल्क, पर कभी भी इन यहूदियों को किसी ने नहीं अपनाया। अरे वो तो मुसलमान ही थे जो इन यहूदियों को अपना बनाया, अपनी पाक जमीन दी, तब कहीं जाकर इजराइल वजूद में आया। पर दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी 2 दिन के लिए इजराइल क्या चले गए, इजराइल को ही अपना बाप बता दिए। और हद तो तब हो गई जब इजराइल से अपना 2000 साल पहले का नाता भी ढूंढ लिया। दोस्तों, कोई सेंस है इस बात का, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल के वजूद में आए अभी 100 साल भी पूरा नहीं हुए हैं। यार, फेंकने की भी एक हद होती है, पर आपने तो उसे भी क्रॉस कर दिया। दोस्तों, मोदी जी के इस भाषण के बाद दुनिया भर से अब सवाल उठने लगे हैं, यहाँ तक कि खुद इजराइल में भी इसकी आलोचना होने लगी है। दोस्तों, इजराइल की संसद में पीएम मोदी ने करीब 30 मिनट का भाषण दिया। भाषण अंग्रेजी में था, लेकिन उस पर चर्चा अब हर भाषा में होने लगी है। दोस्तों, पीएम मोदी इस भाषण में कहते हैं, इजराइल आपके पिता की भूमि है और भारत माता की भूमि है। अब जरा सोचिए, सिर्फ 78 साल पुराना यह देश पिता कैसे, और भारत जो खुद 1947 में आजाद हुआ वो माँ कैसे। दोस्तों, भारत ब्रिटिश राज से आजाद हुआ, जबकि इजराइल ब्रिटिश समर्थन से बना है। तो ऐसे में पिता कौन है? इस भाषण में कई और ऐसी बातें रही जिनका आपस में कोई तालमेल रहा ही नहीं। दोस्तों, पीएम मोदी ये भी कहते हैं कि मैं 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देने आया हूं, जिसका सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है। और तभी से सोशल मीडिया पर लोगों ने जवाब देना भी शुरू कर दिया है। लोग बोल रहे हैं, आपके तरफ से होगी शुभकामनाएं, मेरे तरफ से नहीं। कश्मीर से सांसद आगा रुहुल्ला ने तो ये भी कह दिया, मैं इजराइल को नहीं मानता और मैं किसी भी निर्दोष की हत्या का समर्थन नहीं करता। दोस्तों, इस भाषण में पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 का भी जिक्र करते हैं, जिसमें पीएम मोदी हमास को आतंकवाद बताते हैं। दोस्तों, ऐसे में सवाल है, अगर ये आतंकवाद था तो 1947 से लेकर अब तक जो लाखों लोग मारे गए, लाखों बेगुनाह गाजा में शहीद हो गए, मासूमों को, महिलाओं और बच्चों को बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, ये क्या था? क्या गाजा में बच्चे और महिलाओं की मौत गलती नहीं है? जबकि ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक पहुंच चुका है।
जहां इजराइल के नेताओं पर युद्ध अपराध के आरोप लगे हैं और यही कारण है यूरोप के कई देशों ने इजराइल से दूरी भी बना ली है। लेकिन ऐसे वक्त में भारत के प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचते हैं और जिसका अंजाम अब सामने है। दोस्तों, पीएम मोदी की इस मुलाकात पर ईरान ने खुलकर नाराजगी जताई है। ऐसे में आज हमारा सवाल यही है कि आखिर इस दौरे से भारत को क्या मिला, और सबसे बड़ा सवाल अरब देशों के साथ भारत के रिश्तों पर अब इसका असर क्या पड़ेगा, क्योंकि भारत की पहचान हमेशा से संतुलन की रही है, शांति और भाईचारे की रही है। ऐसे में पीएम मोदी की इस इजरायली दौरे से भारत ने एक ऐसे देश को अपना दुश्मन बना लिया जो कभी भारत का दुश्मन था ही नहीं। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। हम आपको इसी तरीके के ईरान के हर अपडेट से आपको करवाएंगे रूबरू। फिलहाल खुश रहिए, सलामत रहिए। आप सबों को दुआ और सलाम।